नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपको मिलाते हैं किसी एक खास शख्सियत से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मशहूर ऑथर, स्क्रीन प्ले राइटर, पॉलिटिशियन तुहीन सिन्हा, जिन्होंने अपनी कलम की बेबाकी से एक नया मिसाल हासिल किया। बहुत स्वागत आपका तुहीन। नमस्कार निधि, मेहमान बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमेशा एक बड़ा सुखद और अच्छा अनुभव होता है आपके शो पर आना, और इस बार मेहमान में आकर मुझे वही एक बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग. So let's begin with your new book, which you are launching very soon, Birsa Munda. I think this is the would-be cover of the book. And tell us about the historical significance of Birsa Munda and how this character has been etched out in history. How did you come across him? देखिए, हमने हमेशा देखा है कि हिस्ट्री जो है वो राजाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है या रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, या कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री पर एक एलिटिस्ट प्रभाव, ये पिछले 70 सालों में भी उस एलिटिस्ट प्रभाव से हम खुद को मुक्त नहीं कर पाए थे। अब जब भारत 75वें इंडिपेंडेंस डे की ओर अग्रसर है और अगले साल जो है एक इंडिया एट 75 का एक बड़ा नैरेटिव जो है वीव किया जा रहा है, तब ये ज़रूरी हो जाता है कि जो रियल हीरोज़ हैं देश के, जिनको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई है क्योंकि एक सर्टेन एलिटिस्ट कल्चर या कुछ हिस्टोरियंस जो हैं जानबूझ के उनके कंट्रीब्यूशन को दबा रहे थे, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन कंट्रीब्यूटर्स को जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में उतना ही अच्छा, उतना ही सक्रिय योगदान दिया है, कि उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्निशन मिले। तो बिरसा मुंडा, I would say, is one of the greatest tribal revolutionaries that India has seen. और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो जो ट्राइबल क्षेत्र हमारे होते थे, जो आदिवासी क्षेत्र होते थे, इसमें एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था ब्रिटिशर्स के साथ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था क्योंकि ब्रिटिशर्स यूज्ड टू ऑपरेट वाया लैंडलॉर्ड्स एंड वाया मिशनरीज। करेक्ट। तो कई बार जो है वो लैंडलॉर्ड्स के चंगुल से निकलने के लिए कोई क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेता था, ये सोचकर कि मिशनरीज ये प्रॉमिस करते थे कि हम आपके ऋण को माफ़ करा देंगे, हम आपकी ज़मीन वापस करा देंगे। इवेंचुअली इन आदिवासियों को ये एहसास होता था कि जो मिशनरीज हैं वो तो फंडिंग उनकी ज़मींदारों के द्वारा ही होती थी, और अंत में हताश होकर जब ये पूरी तरह से टूट जाते थे तो इनका दे यूज्ड टू रिजॉर्ट टू रिवोल्ट। तो बिरसा मुंडा की कहानी भी इसी तरह से एक बहुत विचित्र कहानी है। एक समय था जब 1886 में दबाव में आकर या इन सर्च ऑफ अ बेटर लिविंग, ही एंड हिज फैमिली in fact even converted to Christianity. But in 4 years time they realized how they were completely duped और किस तरह से उनके हर अधिकारों का हनन हुआ था। और 1895 से लेकर लगभग 1900 तक, 1900 जून में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 5 सालों में उन्होंने एक प्रकार से जो इंडिया की सबैल्टर्न हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, ट्राइबल हिस्ट्री जिसको कहते हैं, उसको पूरी तरह से रीराइट किया था। और ब्रिटिश सरकार, जिसका कैपिटल उस वक्त कलकत्ता हुआ करता था, जो कलकत्ता से जहाँ उनका प्रशासन जो है केंद्रित होता था, वहाँ से रांची कुछ मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर की दूरी पे होगी, और रांची जो वर्तमान रांची है उससे 60 किलोमीटर की दूरी पर आज बिरसा मुंडा का गांव है। तो एक पूरे ईस्टर्न जोन में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की जो नींव है उसको हिला दी थी, एंड दैट इज़ व्हाई हिज कंट्रीब्यूशन इज वेरी स्पेशल। एंड आई डू फील एक समय आएगा जब मैं इस मांग को उठाऊंगा, लेकिन जितना रिसर्च मैंने किया, जितना मैंने उनके जीवन को समझा, जितना मूवमेंट को समझा, मुझे लगता है कि the government should honor him with Bharat Ratna, and in fact he should be the first tribal revolutionary to be given Bharat Ratna. Absolutely, totally agree. So how would you like to see the contribution of people like Bose,
people like Sardar Patel in giving us a free India. जी मैं वही कह रहा था कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 70-75 साल के बाद भी इतिहास जो है एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में सीमित हो गई थी हमारी, और बहुत से ऐसे लोग जो जेन्युइन कंट्रीब्यूटर्स थे उनकी कंट्रीब्यूशन को नकारा गया था। सुभाष चंद्र बोस जी भी उनमें से एक ही हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 1938-39 में उन्हें कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को छोड़ना पड़ा था बिकॉज ऑफ certain insecurity which some of the other leaders had, in which they did not agree with his means. लेकिन उस समय जब किसी ने खुद की आर्मी क्रिएट की हो तो आप समझ सकते हैं कि कितने मजबूत थे उनके मंसूबे, कितने मजबूत थे उनके इरादे। अरे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आज जो है हम 10 बार सोचते हैं फॉरेन ट्रैवल करने के पहले। He has traveled to Europe, he has traveled to Southeast Asia, he has traveled to Japan, he has traveled to all parts of the world, putting his own life at risk with the only hope and with the only ambition of getting India freedom. Moving on to your other books, you have written a wonderful book which I loved reading, The Edge of Desire. I'd like you to take us back to that book, why you wrote it, किस लिए आपने उसे एक वुमन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, एक औरत की आवाज़ को आपने आगे लाया, वो कितना मुश्किल था? मेरी बुक्स जो हैं वो अक्सर इशू बेस्ड होती हैं, और एज ऑफ डिज़ायर ये निर्भया कांड के पहले लिखा गया था, और निर्भया कांड के ठीक बाद एज ऑफ डिज़ायर का सीक्वल था एज ऑफ पावर लिखा गया था। तो ये बड़े दुख की बात है कि आज भी जब हम अखबार खोलते हैं तो हर दूसरे दिन या शायद हर रोज कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट पढ़ने को मिलती है जिसमें रेप हो या किसी औरत की बेइज्जती की गई हो या ऑफेंड किया गया हो, आउटरीच किया गया हो उसकी मॉडेस्टी को। मेरी जो स्टाइल होती है राइटिंग की, मैं ज्ञान देने के बजाय उसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिक्शन स्टोरी में वीव कर देता हूँ अपनी बातों को। तो ये कहानी जो है एज ऑफ डिज़ायर की, इसकी शुरुआत हुई थी, इट हैज़ इट्स रूट्स इन अ पर्टिकुलर इंसिडेंट विच हैड टेकन प्लेस इन ओडिशा इन द लेट 1990s, where actually the wife of an IAS officer had been raped by local goons. But जो मेरी कहानी में ट्विस्ट है वो ये है कि after a point the life of this lady, the lady protagonist, changes in a very unexpected way. She, a local national level politician comes and meets her, और वो कहता है कि मैं आपको एक हथियार देना चाहता हूँ आपको, ताकि आप इंसाफ की लड़ाई लड़ सकें, और वो हथियार है मेरी पार्टी का लोकसभा टिकट। तो काफ़ी डिलेमा में और काफ़ी विचार विमर्श और काफ़ी मंथन के बाद वो स्वीकार तो करती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है शी गेट्स एम्पावर्ड एंड शी गोज ऑन टू बिकम अ टॉप लीडर ऑफ द कंट्री, एंड शी addresses many of these issues, including issues concerning women's safety, as a leader of the country. Great. And what about The Age of Power? How do you think that figures in your trajectory of books? The Age of Desire was, The Age of Power, sorry, was an extension of the story which was there in The Age of Desire. So it was again related to issues of women's safety. But उसमें एक और एंगल मैंने जोड़ा था कि ये जो क्राइम्स आप देखते हैं समाज में, कहीं ना कहीं उसका जड़ जो है वो जो बहुत सारे पॉलिटिकल फंडिंग होते हैं जिसका कोई पता नहीं होता वो पैसे कहाँ से आए। तो जब पार्टियां जो हैं गलत लोगों से पैसे उठाती हैं तो स्वाभाविक है कि गलत लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, और जब गलत लोग पॉलिटिक्स में आते हैं गलत तो काम भी होते हैं, गलत काम होते हैं, और क्राइम जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है नैरेटिव। तो उसको, उस समस्या को या उस इशू को एड्रेस किया गया था द एज ऑफ पावर के जरिए। Right. Another interesting piece that I'd like to recap our viewers with is a book of yours which I really loved. It's called Daddy. So it's a tribute to fatherhood. Would you like to say why you wrote that? And how good a dad are you? मुझे जैसा कि मैंने कहा, हर ज़िंदगी के हर फेज़ में कुछ नए अनुभव पाने का शौक़ रहता है। तो मैं 34-35 वर्ष की आयु में मैं पिता बना, एंड I wanted to give the next 1.5 years or 2 years exclusively to my son and to experience the joy of exclusive fatherhood. तो वी रिवर्स रोल्स, मैंने आज जिस प्रकार से कोविड के समय बहुत सारे काम आप घर से करते हैं, उस समय मैंने 1.5 साल के लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए थे कि मैं एक शो लिख रहा था, एक
एज अ स्क्रिप्ट राइटर, जिसमें मुझे मीटिंग के लिए शायद 10 दिन में कभी एक बार जाना पड़ता था. अदरवाइज आई यूज्ड टू राइट फ्रॉम होम. सो दे यूज्ड टू बी अ नैनी एट होम, बट अदरवाइज आई यूज्ड टू सुपरवाइज एवरीथिंग. आई यूज्ड टू सी the tender moments of evolution of the first 1.5-2 years of my son. The first step. उन अनुभवों से वो पुस्तक डैडी का जन्म हुआ, जिसमें कि it has a lot of first hand experiences. और आज मुझे खुशी इस बात की है कि जैसा आपने देखा कि विराट कोहली वो व्यक्ति हैं जो जब उसके पिता डेथ बेड पे थे तब वो अपना पहला मैच, तब वो रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहा था, तब से लेकर अगर आज की उसकी जर्नी देखें, जबकि वो ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस आ जाता है बीच में फॉर पैटर्निटी लीव, बिकॉज ही वांटेड टू सी हिज वाइफ गो इनटू द डिलीवरी रूम एंड ही वांटेड टू सी द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. तो मुझे खुशी है कि कहीं ना कहीं उस वक्त, आज से 8 वर्ष पूर्व, जो ऑब्जेक्टिव मैं हासिल करना चाह रहा था कि India is changing, yeah. parents, dads, despite their hectic professional schedule, should be a little more involved, should be a little more tender, and should be a little more, absorbed in the growing up process of their children. Correct. How about this, Tuhin? This is Mission Shanghai. India fights Schengen. back. Mission Schengen. Yeah. So, this is the other book which is coming out this year. And suspense. Tell us about the suspense. तो इस वक्त, इस साल, It's apart by from Bloomsbury. इस साल बिरसा मुंडा के अलावा ये मेरी दूसरी पुस्तक होगी. मिशन शंघैन इसका नाम है. शंघैन एक मैंडरिन शब्द है, Okay. जो कि चाइना में मैंडरिन भाषा में उसका अर्थ होता है इट्स अ वॉर. एंड आई फील इन द प्रेजेंट, today China has actually waged a hidden war against the And world. we're uneasy neighbors in any case. And they have waged an uneasy war against the world. तो ये पुस्तक जो है मिशन शंघैन, Is it about It the is kind the- of bio war? Bio-war, it has the elements of bio-war, but it's the first international espionage thriller with a pandemic backdrop where geopolitics plays a very important role. So the entire idea is that India is under siege by its wily neighbors, and how India rewrites the rules of geopolitics in the world and emerges as a Vishwaguru, fighting geopolitics fighting its battle through inventive geopolitics number one, and taking on the secret bio-war. Bio-war, it's implied, everybody knows that there is more to the virus. More than the Wuhan virus. Yeah. So there are still many conspiracy theories. Obviously, as a fiction writer, I am at some amount of liberty to take liberties in my writing. But the idea is that जिस प्रकार से पूरा विश्व हिल गया था इस साल, पिछले साल कोविड वॉर से, हो सकता है कि ये बस एक शुरुआत हो सकता है कि कई और ऐसे कॉन्स्पिरेसीज जो हैं वो बुने जा रहे हों विश्व के किसी कोने में. तो मौजूदा क्राइसिस को एक नींव के तौर पर प्रयोग करते हुए the book gets into possible conspiracies which may emanate in the world in the time to come with a motive to weaken India. Because आज अगर आप देखें पिछले 7 सालों में एक सशक्त और एक समृद्ध भारत खड़ा हुआ है. समृद्ध भारत जो कि एक कुशल नेतृत्व के आधार पर, मोदी जी के कुशल नेतृत्व के आधार पर खड़ा हुआ है, ये विश्व के कई देशों को ईर्ष्या में लिप्त कर रहा है. बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इंडिया के बढ़ती ताकत से परेशान हैं, और कहीं ना कहीं छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे कॉन्स्पिरेसीज रचे जा रहे हैं हमारे देश के खिलाफ. दिस बुक deals into some of those conspiracies which may not be visible at this point of time, but it's a futuristic book. और ये एक सीरीज बनेगी जैसे दोनों किताबें. It's very interesting. Let me tell you a little more. And by the way, मैं just एक थोड़ा सा समय लूँगा बताने के लिए कि I have 2 very interesting co-authors in this book with me, because one is Clark Prasad, and Clark the other is Prasad Ankita again has Verma. written a book called Baramulla Bomber in the past, 7 years ago, again an espionage thriller. Ankita Verma also writes about social and political issues and is very progressive in her political views. तो ये दोनों जो हैं, बिरसा मुंडा will start a legacy of other books by me on tribal freedom fighters. Correct. Because अभी तक हम ये मानते हैं, या अभी तक ये मान्यता है कि 1857 was our first war of independence. Correct. जब मैंने रिसर्च शुरू किया और जब कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो 1855 का संथल इंसरेक्शन था,
जो आज मौजूदा झारखंड में वो जगह है, एक गांव है भोगनाडी, जो आज साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस had actually begun in 1855 and was fought by two संथल ब्रदर्स, सिद्धो कानो. तो ये इतिहास को रीराइट करना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, और जो ऐसे किरदार हैं इतिहास में जिनको उनका ड्यू नहीं मिला है, उनको ड्यू दिलाना ज़रूरी है. सो बिरसा मुंडा भी एक सीरीज़ बनेगी जिसमें कि कई और फ्रीडम फाइटर्स जो हैं जिनको नहीं रिकॉग्निशन मिली है, मैं अपनी राइटिंग के ज़रिए आई विल ट्राई टू रिक्रिएट द मैजिक. मिशन शंघान विल बिकम अ सीरीज इन अनदर वे. इंडिया इज अंडर सीज. किस किस तरीके से इंडिया पर अभी जो है कॉन्स्पिरेसीज रचे जा रहे हैं. Netflix or something they are looking at? Well, Netflix, let me just say, I'm open to any film or OTT. But yes, I mean, because I have been a screenplay writer, मेरी writing वैसे भी काफ़ी cinematic होती है. हाँ, I know. I visualize the scenes and I visualize the characters. So you've written Afsar Bittiya. How was that experience and what was that about? Afsar Bittiya was a story of a woman coming from a small town in Bihar who went on to become a BDO, Block Development Officer. और वो एक ऐसे परिवार से आती थी जिसमें कि I think she was the first woman to be educated and she got married into a एक typical जो contractor की family होती है जिसमें कि the woman is expected to perform the household chores. तो किस तरह से वो अपने जिस घर में उसकी शादी होती है उनके thought process को बदलती है, ये उसकी कहानी थी. ये अगेन जो है, लाइक आई सेड, सीरियल्स पे पूरी एक्सक्लूसिविटी नहीं होती है कहानी पर मेरी, क्योंकि सीरियल एक श्रृंखला के तौर पर लिखे जाते हैं, कई राइटर्स आते हैं, कई राइटर्स जाते हैं. तो ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था राकेश पासवान का जो एक प्रोड्यूसर हैं. बट मैं बीच में मैंने 6 महीने लिखा था इस शो को. जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इट वॉज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट अगेन. इट वॉज अबाउट बिहार, वेयर आई हैव माई रूट्स इन बिहार, इन झारखंड. बिल्कुल. इसके अलावा तो ही यू रोट अनदर वेरी पॉपुलर सीरियल जो बहुत चला है, ये रिश्ता क्या कहलाता है. टेल अस अबाउट दैट. ये रिश्ता क्या कहलाता है मैंने लिखा था नवंबर 2011 से लगभग मिड 2012 मेरे ख्याल जी पे चला था. नहीं, ये स्टार प्लस पे चलता है अभी भी. इनफैक्ट आई थिंक इतिहास में ये सबसे लंबा चलने वाला सीरियल है. कुछ 3500 एपिसोड इसके हो चुके हैं. मैंने कुछ 125 या 150 एपिसोड इसके लिखे थे. तो अगेन इट वाज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. मतलब मेरी और किताबों की तुलना में या और राइटिंग्स की तुलना में जो ज़्यादातर इशू बेस्ड होती हैं, इसमें जो अच्छी बात थी वो ये थी कि इसमें कुछ नहीं होता था. इट वॉज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द ब्यूटिफुल मोमेंट्स विद इन अ फैमिली. करेक्ट. ये एक राइटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब कहानी जो है वो प्लॉट ड्रिवन ना हो, बट इट इज़ मोमेंट ड्रिवन. तो छोटे छोटे मोमेंट्स को कुरेद कर उसके अंदर एनेक्डोट्स निकालना. फॉर एग्जाम्पल, द की कैरेक्टर अक्षरा वॉज प्रेग्नेंट इन द शो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और वो प्रेगनेंसी के अराउंड जो है वो 4 या 6 महीने की कहानी थी. कैसे जो है वो कभी हस्बैंड और वाइफ के बीच में दरार आ जाती है बिकॉज ऑफ अ डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस. कैसे जो है जब गोद भराई की रस्में होती हैं तो फैमिली में थोड़ा सा आपस में कोई खींचतान होता है. द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज दैट ये जो जर्नी जब चल रही थी, दैट वाज द टाइम व्हेन वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट बेबी, यू नो. सो वो जो You could relate I to could that. relate to that. I could Correct, relate correct, to that. correct. So, moving on to your book on Kashmir, that lovely scenic setting, और किस तरह की वादियाँ थी जब आपने वो किताब लिखी, जमहूरियत पे आपने लिखी, क्या मैसेज थी जो आप देना चाहते थे? देखिए, आज पिछले 7 सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसी समस्याएं जिनका एक समय लगने लगा था ऐसा कि कोई हल नहीं हो सकता, उनके हल निकल गए हैं. भले वो पाकिस्तान की समस्या है, पाकिस्तान को हमने बिल्कुल इग्नोर करके 370 से हाँ, अलग ही कर दिया. कश्मीर एक ऐसा ही विषय था जिसका पिछले 70 सालों में लोगों को यही लगा था कि इसका कोई निदान नहीं निकल सकता, ये समस्या कभी जा नहीं सकती. तो जब मैंने ये पुस्तक लिखी थी 2016 में और ये रिलीज़ हुई थी 2018 की शुरुआत में, तो मेरी एक विशफुल थिंकिंग थी कि कश्मीर की समस्या कैसे निकल सकती है, और एक कुछ आइडियाज़ थे उसके अंदर. ऑब्वियसली वंस अगेन उसको मैंने परोसा था एक रोमांटिक कहानी के तौर पर, ताकि जो ऑडियंस है वो लैप अप युवा करे, हैं yes. जो कई बार जो हैं दे डोंट रीड नॉन फिक्शन, दे ऑल्सो रीड इट. They read it in large numbers, which they eventually did. But the book was my wish list to see a resolution of
the Kashmir problem during my lifetime. Which you saw. Unfortunately, Which all of us saw. Unfortunately, जो मैंने कल्पना उसमें की थी कि ये इस प्रॉब्लम का जो ये समाधान और जो निदान समाधान निकलेगा, लगभग आइडेंटिकल है जो हमने 2019 में आर्टिकल 370 को एप्रोगेट करके किया, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन करके किया, मैंने कल्पना की थी कि ये समाधान लगभग 2029-2030 में निकलेगा। लेकिन हमारी, आप समझ सकते हैं कि कितनी कर्मठ नेतृत्व है देश में बहुत, इस वक्त बिल्कुल। कि उन्होंने इस सपने को 10 साल पहले साकार कर दिया। तुहिन, आपके एक पुस्तक का नाम था ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। of love and politics. So how important is it for politicians to be romantic? You yourself are a politician. Well, it's important for everybody to be romantic because romance makes you humane, it makes you a sensitive human being. तो आई थिंक रोमांस जो है वो बड़ी इनहेरेंट होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। कुछ लोग जो हैं वो जेन्युइनली भी ज़िंदगी के दबाव में, बहुत सारी चीज़ों के दबाव में वो एक नेचुरल इमोशन को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स एवरीबडी हैज़ अ रोमांटिक साइड टू हिम और हर. Writers obviously are fortunate to be able to articulate that romance better, और ज़िंदगी के कुछ ऐसे अनुभव जो आम तौर पे लोग भूल जाते हैं वो राइटर्स जो हैं बुक में तब्दील कर देते हैं and encapsulate them to further readers. अब अगर कोविड की बात की जाए, your backdrop in this book is COVID, the pandemic setting. From virus to vaccine, how do you look at India battling it? well, आज से 10 महीने पहले जब कोविड संकट का प्रवेश भारत में हो रहा था, तो आपने देखा था किस प्रकार से जो एक यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल नेसेयर्स होते हैं और जो एक दो पॉलिटिशियंस होते हैं इस देश में जो केवल और केवल नेगेटिव बातें करते हैं, somehow they were enjoying, you know, The onset of the pandemic. the onset of the pandemic, और एक अपनी मनगढ़ंत कहानियां और अपने मनगढ़ंत आंकड़े वो फेंक रहे थे देश पर कि 6 महीने के अंदर 5 करोड़ लोग इस देश में पीड़ित होंगे, 1 करोड़ की जान जाएगी। ये जो 10 महीने का जो वक्त रहा है, India under Modi ji has redefined what leadership is all about. हमने इकोनॉमी को नहीं रुकने दिया। India has only consolidated its position both in economy as well as a health leader. आज अगर इंडिया की वैक्सीन तमाम देशों में, it's called vaccine Maitri, by the way, because Maitri, yes, because we're exporting now to Bhutan and कई बार Bangladesh and जो all our दुख की neighbors. बात मुझे ये लगती है कि somehow आज हमारा देश जो है उसमें कुछ ऐसे लोग, एक तबका है जो कि वेट करता है फॉर समथिंग बैड टू हैपन, और जब वो नहीं होता है, वो कुछ गलत नहीं होता है, तो बड़े मायूस हो जाते हैं। आज भी I have my doubts if they will give credit to the Prime Minister for the wonderful transformation that India has seen. Yes, yes. कई चीजें जो हैं इस नए भारत जिंदगी की, में बिल्कुल, एक blessing in disguise होती हैं। Now I'd like to ask you one last question as to how you would like to inspire the youth. क्या कहना चाहेंगे to budding authors? Because in contemporary India, Tuhin, none of us grew up to become authors. That is the thing. इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो मैं देश के युवाओं से विनम्रता के साथ वही कहना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं कि आप ये मत सोचिए कि आप क्या पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप ये सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपका ध्यान आपके कार्य में होगा, आपके कर्म में होगा, तो सफलता, कोई वजह नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिल सकती। और आज बहुत ज़रूरी है कि जब तमाम हर जगह जो है आसपास इर्द गिर्द आप नेगेटिविटी देखते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हर कीमत पर आप पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। कई बार जो लोग नेगेटिव होते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं सरकार के बारे में या देश के बारे में अब करना शुरू कर चुके हैं, उसका कारण उनके खुद के जीवन में मेरे ख्याल से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या नीरस होते हैं। उस नेगेटिविटी को अपने अंदर मत आने दीजिए। आई थिंक इंडिया इज़ इन अ ग्रेट पोजिशन राइट नाउ, एंड all of us, especially the youth, need to be very optimistic about where India stands and where each one of them stands at present. And in the world view. And Absolutely. on that note, this is a wrap on this edition of Mehman. Thank you so much, Tuhin, for Thank you, joining us Nidhi today. ji. More success to you, more power to you, Thank you more so books much. to you. Thank you so much. बहुत आनंद आया आपके शो में आकर एक बार फिर। And with this, viewers, this is a wrap on this edition of Mehman. Thank you for watching. आप देखते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान केवल दूरदर्शन पर। नमस्कार।